Okay, next topic is communication of offer and acceptance. ठीक है, अब ये थोड़ा और ध्यान से समझना, इसमें डेट्स में थोड़ा सा क्लैरिटी लेना है अपने को। ठीक है, देखो इसमें एक एग्जाम्पल अपन लेते हुए बात करेंगे कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, ए और बी। अब ए ऑफर कर रहा है किसको? बी को। ठीक है, सो ए इज द ऑफरर, बी जो है वो ऑफरी है जिसको ऑफर मिल रही है। ठीक है, अब ए की तरफ से ऑफर कब कंप्लीट होगी, बी की तरफ से कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, और ए की तरफ से कब एक्सेप्टेंस कंप्लीट होगी, ये तीन चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर पढ़ना और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पढ़ना। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, उस एग्जाम्पल को पहले ले लेते हैं और पहले एग्जाम्पल समझना। ए ने बी को एक प्रपोजल भेजा, पोस्ट से चिट्ठी भेजी कि मुझे अपना घर 5 लाख रुपए में बेचना है, और ये जो लेटर उसने पोस्ट किया था पोस्ट कार्ड से, वो 10 मार्च को किया था, और वो लेटर मिला बी को कब? 12 मार्च को। तो ए के तरफ से ऑफर कब कंप्लीट मान ली जाएगी? ए की तरफ से ऑफर कंप्लीट मान ली जाएगी 12 मार्च को, जब वो बी को क्या हो गई? मिल गई। सुनना वापस ध्यान से। ए ने क्या किया था? लेटर भेजा था किसको? बी को। कब? तारीख 10 मार्च, भेजा 10 मार्च को। बी को मिला कब? बी को मिला बी को कब मिला? बी को मिला 12 मार्च को। तो ए के लिए ऑफर कब कंप्लीट मान ली जाएगी? 12 मार्च को, जब मेरा प्रपोजल सामने वाले तक पहुंच गया और सामने वाले ने उसको रिसीव कर लिया है और रीड कर लिया है, तो मेरा प्रपोजल कंप्लीट हो गया, ऑफर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, मतलब मेरी तरफ से ऑफर पहुंच गई है ना। वापस देखना, फिर एक पॉइंट और है इसके अंदर, क्या कि अगर उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने लेटर कब पढ़ा? 12 मार्च को उसको मिला, लेकिन उसने पढ़ा कब? उसको 15 मार्च को। तो फिर ऑफर इस केस में 12 मार्च की जगह कब कंप्लीट मान ली जाएगी? 15 मार्च को। मतलब इन शॉर्ट द लैंग्वेज इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट कब? व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब जिसको हमने ऑफर करी उस व्यक्ति की जानकारी में आ गया कि हम क्या ऑफर कर रहे हैं। अब उसने रिसीव कर लिया, लेकिन उसने लेटर पढ़ा नहीं 12 तारीख को, रिसीव करके रख दिया और पढ़ा का 15 मार्च को। तो इसका मतलब उसकी जानकारी में कब आया कि ऑफर आई है प्रॉपर? ठीक है, क्या ऑफर आई है? वो आया उसकी 15 मार्च में। तो 15 मार्च को ऑफर मेरी तरफ से, ए की तरफ से ऑफर कब कंप्लीट मान ली जाएगी? 15 मार्च को। ठीक है, फाइन, क्लियर। तो पहला केस क्लियर है। ठीक है, इसका एक और तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, पहले तो हम आपको सिंपल एक डायग्राम से ही इस चीज को समझा रहा हूं। ठीक है, तो ए ने 10 को भेजा था, ठीक है, बी को मिला 12 को, और 12 को उसने पढ़ लिया, तो ऑफर ए की तरफ से कब कंप्लीट मान ली जाएगी? ए के लिए ऑफर कंप्लीट मान ली जाएगी 12 को, और अगर उसने मान लो पढ़ा 12 की जगह 15 को, तो 15 को कंप्लीट मान ली जाएगी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है ना। अभी अपन और डिस्कस कर लेंगे इस चीज को। तो ऑफर ए के लिए कब कंप्लीट हो रही है? 12 मार्च। अब आते हैं वापस आगे, अब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। अब मान लो कि जो आपका बी है वो एक्सेप्टेंस अपनी भेजता है 17 मार्च को। मतलब बी लेटर वापस फॉरवर्ड करता है किसको? ए को। कब? 17 मार्च को। ठीक है, तो बी ने फॉरवर्ड किया वापस लेटर किसको? ए को। कौन सी तारीख को? 17 तारीख को। और ये लेटर यहां पर इसको मिला, मान लेते हैं 21 तारीख को। ये लेटर एक्सेप्टेंस का जो बी ने पोस्ट किया था, ठीक है, वो मिला ए को कब? 21 तारीख को। अब ए के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी हो रही है? 17 तारीख को, जब बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया है किसको? ए को। जब बी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया और अब बी के हाथ से वो निकल चुका है, बी अब उस लेटर को वापस रिवोक नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, उसने पोस्ट कर दिया। तो 17 को ए के लिए एक्सेप्टेंस मान ली जाएगी। और बी के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? जब ए को नॉलेज मिल गई, ए के पास पहुंचा और उसने पढ़ लिया कि हाँ उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो बी के लिए एक्सेप्टेंस कब पूरी होगी? 21 को। मतलब आप अगर इस फंडे को समझो तो इस फंडे के हिसाब से ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग दिन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा है। ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट कौन सी तारीख को पूरा हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के लिए क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। अब सुनना, ए की ऑफर कब कंप्लीट हो रही है? ए की ऑफर कंप्लीट हो रही है 12 को, और ए की एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही है? जब बी ने लेटर पोस्ट कर दिया एक्सेप्टेंस का। मतलब 17 तारीख
को ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है। बी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कब कंप्लीट होगा? बी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा कौन सी तारीख को? 21 को, जब वो कहां पहुंचा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इसके यहां पहुंचा और इसकी नॉलेज में आ गया, तो बी के लिए 21 को कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक बार वापस इधर देखो, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी? तो प्रपोजर के अगेंस्ट, प्रपोजर मतलब ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट हो जाएगी? जब बी ने उसको पुट अप कर दिया है किसमें? इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब बी ने पोस्ट कर दिया है और अब बी के हाथ से बाहर निकल चुका है, अब बी उसको विड्रॉ नहीं कर सकता, तो उस दिन। हाँ, लेकिन अगर बी के पास अभी भी पावर होती क्या करने की, उस पर्टिकुलर लेटर को विड्रॉ करने की, तो फिर अभी तक ए के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। बी के हाथ से निकल चुका है, बी अब उस लेटर को रोक नहीं सकता है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ उसके हाथ से निकल गया है, अब प्रपोजल के लिए एक्सेप्टेंस फाइनल हो गई। उसके हाथ में कैसे रह सकता है? कुछ लोग पूछोगे सर उसके हाथ में कैसे रोकना? भाई वो खुद ही जा रहा है देने के लिए, तो खुद ही जा रहा है तो रास्ते में रुक के रोक वापस मुड़ भी सकता है ना, ठीक है, तो उस केस में फिर जब तक वो पहुंच नहीं जाता तब तक उसके लिए भी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। दूसरे तरफ एक्सेप्टर के अगेंस्ट, मतलब बी के अगेंस्ट कब एक्सेप्टेंस हो जाएगी? जब वो किसकी नॉलेज में आ जाएगा? प्रपोजर की नॉलेज में आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब इसी चीज को थोड़ा और एक्सप्लेन करके दिया हुआ है नीचे, देख लो वापस, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। अगर इसको इस तरह से भी समझना है तो एक तरीका और है मेरे पास आपको समझाने का। ये देखो, डेट्स थोड़ी सी चेंज करते हुए करेंगे। ए और बी दो पार्टी हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इसने अपना ऑफर लेटर कब डाला? 1 अप्रैल को, मतलब ऑफर कम्युनिकेट करी इसको, और ऑफर इसको कब मिली? 5 अप्रैल को, ठीक है। इसने अपना एक्सेप्टेंस लेटर कब पोस्ट किया? 7 अप्रैल को, और इसको एक्सेप्टेंस लेटर कब मिला और कब पढ़ा इसने? 10 अप्रैल, ठीक है। अब देखो 5 अप्रैल को क्या हुआ था? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो गया, मतलब ए के लिए 5 अप्रैल को ऑफर कंप्लीट हो गई। ए के लिए एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? जब इसने 7 तारीख को यहां से पुट अप कर दिया कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई ऑफर के लिए। मतलब ए के लिए, अगर आप ए की बात करो तो ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट कौन सी तारीख को बन चुका है? 7 अप्रैल को ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया, क्योंकि ऑफर हो गई है 5 अप्रैल तक फाइनल इसके लिए, और एक्सेप्टेंस इसके लिए 7 अप्रैल। बी के लिए कब कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा? बी के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10 अप्रैल को पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक वो लेटर वहां पहुंचा नहीं एक्सेप्टेंस का और उसने पढ़ ना लिया, तब तक इसके लिए वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल से पॉइंट लिखे हुए, लॉजिक अब मेरे हिसाब से क्लियर होगा आप लोग, ठीक है। वापस आ जाओ मेन कॉन्टेक्स्ट पे, इसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है वापस। वेयर अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय लेटर सेंट बाय पोस्ट, पोस्ट से भेजा आपने, है ना, तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर मतलब ए, व्हेन द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इज पोस्टेड। और बी के अगेंस्ट, एक्सेप्टर के अगेंस्ट कब हो जाएगी? जब लेटर रीच करेगा किस तक? प्रपोजर तक, ठीक है, फाइन। तो मतलब गोल्डन रूल क्या देखा कि प्रपोजर के लिए कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन बन गया जिस वक्त एक्सेप्टर ने पोस्ट किया था लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। हाँ, बट ये ध्यान रखना, जो पोस्ट किया था ना लेटर बी ने, वो सही एड्रेस पे होना चाहिए भाई। उस पे जो स्टैंप लगाना होता है पोस्टल का, वो स्टैंप लगा होना चाहिए और उसको प्रॉपर्ली पोस्ट किया होना चाहिए। मतलब अगर आपने गलत एड्रेस ही लिख के भेज दिया, आपने स्टैंप भी उस पर नहीं लगाया, आपने पोस्ट नहीं किया उसको ढंग से जैसे करना होता है, ठीक है, तो फिर पोस्ट जो किया है किसने? बी ने, वो ए के लिए एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि उसने भेजा ही गलत एड्रेस पे, ठीक है। इन सच एन इवेंट लाइक लॉस ऑफ लेटर इन ट्रांजिट, लेकिन अगर इस कारण की वजह से नहीं पहुंचा, किस वजह से? भाई रास्ते में पोस्टल डिपार्टमेंट से घूम गया, पोस्टमैन ने गलत डिलीवर कर दिया, ठीक है, या पोस्टमैन डिलीवर करना ही भूल गया, वो उसकी गलती पोस्टमैन की, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी इफेक्ट नहीं होगी। लेकिन हाँ, जो बी था उसने एड्रेस ही गलत डाला, खुद ने ही स्टैंप नहीं लगाया, पोस्ट ढंग से नहीं किया, तो फिर वो ए के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, फाइन। तो मतलब ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा का मतलब 21 तारीख को, सॉरी 17 तारीख को, अगर इसने जब लेटर पोस्ट किया था बी ने, तो 17 तारीख को जो लेटर पोस्ट किया उसमें ना तो उसने एड्रेस ढंग से डाला, ना ड्यूली पोस्ट किया उसको, तो ए के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट 17 को बन रहा था, ए बाउंड हो रहा था उस दिन उस कॉन्ट्रैक्ट से, वो नहीं होगा क्योंकि बी ने गलती करी है। लेकिन बी ने सब कुछ सही किया था, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट की गलती की वजह से उन्हें डिलीवर हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैसे भी दिक्कत नहीं है। रीजन है कि वो लेटर वैसे भी जब तक सामने वाले तक पहुंच नहीं जाता, अगर वो पहुंचा ही नहीं, डिलीवर नहीं हुआ, तो एक्सेप्टर के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे भी नहीं बनेगा,
तो उसके एंगल से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफरर के एंगल से जो दिक्कत थी वो मैंने आपको बता दी कि अगर ऑफरर के लिए कौन सी तारीख को कंप्लीट हो रहा है, ऑफरर के लिए मैं आपको वो वाला डायग्राम से और इजीली बता देता हूँ। ऑफरर के लिए यहाँ कब कंप्लीट हो रहा था, 7 अप्रैल को कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो रहा था ए का, ठीक है। तो अगर बी ने गलत पोस्ट किया लेटर को 7 अप्रैल को, तो ए लायबल नहीं होगा, ए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बाउंड नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस गलत है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट सेकेंड केस इसमें आता है फोन पे अगर एक्सेप्ट, ये तो कब होता है, ये जो अभी सिचुएशन देखी अपन ने वो तो कब होगी, जब आप लेटर के थ्रू भेज रहे हो, पोस्ट के थ्रू भेज रहे हो। लेकिन अगर आप ये एक्सेप्टेंस किस पे कर रहे हो, टेलीफोन पे कर रहे हो, फैक्स पे कर रहे हो, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में जैसे मैंने टेलीफोन पे आपको बोला कि मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूं, अब टेलीफोन में डेट्स तो होंगी नहीं, वो तो हाथों हाथ होगा, है ना, उसमें थोड़ी 5 अप्रैल को फोन किया और 10 अप्रैल को नहीं, वो तो हाथों हाथ ही होगा। तो मैंने आपको फोन किया कि मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूं, आपने फोन पे उसको क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हो गया कॉन्ट्रैक्ट खत्म वहीं पर ही, ऑफर भी उसी टाइम होगी कंप्लीट मेरे लिए भी, और आपकी एक्सेप्टेंस भी आगे, तो हाथ ही कंप्लीट हो गया। ऐसे मेल के थ्रू, फैक्स के थ्रू भी अगर हो रहा है तो वहां लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीट व्हेन द एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी। मतलब मैंने आपको फोन पे क्या बोला, मैं अपनी कार बेचना चाह रहा हूं, आपने मुझे फोन पे क्या बोला, हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, और वो मुझे सुनाई दिया, तो मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो। हाउएवर अगर कॉल ड्रॉप हो गया, मतलब बीच में कॉल कट गया, या डिस्टरबेंस हो रही है लाइन में और सुना ही नहीं दे रहा है ढंग से, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं है कि हाँ उसने बोला है, हाँ, क्योंकि कॉल ड्रॉप हो गया या डिस्टरबेंस आ रहा है तो उसने ना बोला मुझे हाँ सुनाई दे गया, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जब तक क्लियरली आवाज ना आ जाए कि हाँ मेरी ऑफर ये है, वो जब तक क्लियरली ना बोल दे, उसको सुनाई ना दे जाए ऑफर, और वो अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दे दे और मुझे सुनाई ना दे जाए, तब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो। फाइन। तीसरा और शानदार केस है पार्कर वर्सेस साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी का एक केस है। एससी का मतलब होता है साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी, ठीक है। ये और शानदार है, मतलब ये तीसरे टाइप की ऑफर एक्सेप्टेंस है। पहले मैं केस स्टडी बताता हूं आपको, ठीक है, फिर मैं आपको इसकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशंस, ठीक है। क्या लॉजिक है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। मैं एक पर्टिकुलर स्टेशन पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है। लेट्स सपोज कि दो स्टेशंस के बीच में इधर से उधर जाना है ना, फाइन। या अज्यूम करो, चलो एक और एग्जांपल देता हूं, मुझे जाना है एक्स उदयपुर से लेके और मुझे जाना है मान लो पुणे, ओके। तो मैंने एक ट्रेन पकड़ी, कौन सी, उदयपुर टू मुंबई। मुंबई पहुंचा, नेक्स्ट ट्रेन मेरी 3 घंटे 4 घंटे बाद की। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा बाहर, स्टेशन के बाहर थोड़ा घूम के आ जाते हैं, पर मेरे पास लगेज भी है। तो हर रेलवे स्टेशन पे, खासकर जो बड़े रेलवे स्टेशन है, नॉर्मली सब जगह ही होता है, क्लॉक रूम होता है जहां आप अपना लगेज रख सकते हो। तो मैंने अपना बैग उस क्लॉक रूम में जमा करा दिया, क्योंकि वो लेके तो जाने से मतलब नहीं है सामान इतना सारा, ठीक है। और क्लॉक रूम में रसीद दे देता है क्लॉक रूम वाला बंदा, ठीक है, उसने मुझे रसीद दी, ठीक है। मैंने अपने 2 बैग्स वहां जमा करा दिए, है ना। रसीद के ऊपर लिख रखा है उसने कि 3 घंटे के लिए जमा करा रहे हैं, इतने अमाउंट रहेगा। और उस रसीद पे फ्रंट में लिखा रखा है टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए पीछे देखें, मतलब जस्ट रसीद के पीछे क्या लिखी होंगी, टर्म्स एंड कंडीशन, उस पर लिखा हुआ है फ्रंट में कि रसीद की डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन के लिए रसीद के पीछे देखें, ठीक है। और उसमें एक कंडीशन थी रसीद के पीछे कि अगर मान लो आपका बैग गुम जाता है किसी भी वजह से, तो रेलवे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए तक के लिए ही लायबल हो, ठीक है। ये घूम के आ गया मैं वापस। वापस जब आया तो मेरा एक बैग गायब था, और उस बैग में मेरे हिसाब से उस बैग में सामान जो था वो 10,000 रुपए का था। मैंने रेलवे से क्या मांगा, 10,000 रुपए। वो नहीं दे रहा है तो मैंने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट को मैंने बोला भैया मेरे 10,000 का सामान गुमा है, ये 10,000 मुझे दे। रेलवे वाला बोलता है कि हमने पहले ही इनको बता दिया था, ऑफर बता दी थी कि भैया सामान गुमने पे 500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये व्यक्ति बोलता है कि मेरे को क्या पता कि तुमने तुमने कब बोला ऐसा। तो वो बोलता है रेलवे वाला, सर देखो रसीद दिए ना आपको, बोले दिए। इस पे फ्रंट में क्या लिखा हुआ है कि पीछे देखो, रसीद के पीछे देखो। अब वो आपने नहीं देखा, ठीक है, तो वो गलती किसकी है, आपकी है, ठीक है। हमारी तरफ से ऑफर आपको दे दी गई थी, आपने वो सामान फिर भी जमा कराया, उस रसीद ली आपने, और रसीद पे हमने आपको कम्युनिकेट कर दी थी कंडीशन। हाँ, हमने नहीं लिखा होता अगर कि ऐसा 500 तक की लायबिलिटी होगी, हमने लिखा था वहां पर,
तो जब लिखा है तो लायबिलिटी उतनी होगी, मतलब ये भी कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने कम्युनिकेट करी आपको ये शर्त और आपने इनडायरेक्टली डिफॉल्ट में वो एक्सेप्ट भी करी। अब आपने नहीं देखा तो वो गलती आपकी है, बाकी आपकी तरफ से वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई। दिस इज कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन। ठीक है, तो मैं वापस बोल रहा हूं, अब लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। समटाइम्स देर आर सिचुएशन देर व्हेन देर आर कॉन्ट्रैक्ट्स विद सम स्पेशल कंडीशन, these special conditions are conveyed tacitly। tacit का मतलब वो implied होगा कि आपने ये acceptance कर ली है इसकी। and the acceptance of these conditions are also offered by the offeree again tacitly or without him with even realizing it। मतलब आप उस चीज को accept कर रहे हो, भले आपको ध्यान नहीं हो, पर आप एक तरह से उस चीज को accept कर चुके हो। जैसे अपन सुनो ना, सिंपल अपन कोई शॉप पे सामान खरीदते हैं, ठीक है, वो बिल देता है, बिल के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है और उसमें साफ साफ लिखा होता है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो इनकी लायबिलिटी इतनी रहेगी। ठीक है, अब आपने नहीं पढ़ा, वो तो गलती आपकी है, उन्होंने आपको कम्युनिकेट कर दी थी वो कंडीशन, आपने उस मुंह से वो भी नहीं बोलेंगे, ठीक है, और आप भी नहीं बोलोगे, उन्होंने भी इम्प्लाइडली कम्युनिकेट कर दी, आपने भी इम्प्लाइडली एक्सेप्ट कर दी, ये कहलाती है स्पेशल कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है कि इसने जमा कराया बैग, उसकी रिसीट के फ्रंट पे फेस पे लिखा था क्या कि पीछे देखो सी बैग, आप कंडीशन वो थी कि लायबिलिटी 10 यूरो तक ही होगी, बैग गुम गया, उसने मांगे 24 यूरो, पी रिकवर नहीं कर सकता 10 से ज्यादा, क्योंकि रेलवे कंपनी हैज टेकन ऑल द रीजनेबल स्टेप्स कि वो आपको ये बता दें कि पीछे पढ़ो। हाँ, उन्होंने अगर वो फ्रंट पे भी नहीं लिखा होता पीछे देखो, तो हो सकता है कि मैं को कैसे पता चलता कि पीछे भी देखना है, जब तक वो मुझे कहेगा नहीं कि यार इसका पीछे भी देखो, वो मुझे नहीं पता चल सकता। लेकिन उस केस में तो उस लेटर पे फ्रंट पे ही लिखा था क्या, सी बैक, तो इसका मतलब है वो कम्युनिकेशन हो चुका है। क्लियर? लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको फिर से बता रहा हूं, 1 अप्रैल को कुछ हुआ हुआ, ए ने ऑफर भेजी, पर इस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं हुआ, इस दिन ऑफर कंप्लीट हुई किसी के लिए नहीं, इस दिन तो खाली भेजी। बी को ऑफर कब मिली, 5 अप्रैल को, तो इस दिन ए के लिए ऑफर कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ लिखा भी है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट हो चुका है, किसके लिए, ए के लिए कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, फिर बी ने लेटर पोस्ट किया ट्रांसमिशन का, तो इस दिन एक्सेप्टेंस किसके लिए कंप्लीट हो चुकी है, ए के लिए, मतलब ए के लिए ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों मिला के 7 अप्रैल को कंप्लीट हो चुका है, मतलब ए 7 अप्रैल को बाउंड है बाय दी कॉन्ट्रैक्ट। बी का लेटर ए को मिला कब, 10 अप्रैल को, तो बी के लिए कंप्लीट कब हुई, 10 अप्रैल को, तो बी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बाउंड कब हुआ, 10 अप्रैल को। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। फाइन, ठीक है, चलो अभी इसमें आगे, अब इसी का आगे का वर्जन, क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस जो मैंने दी है उसको मैं रिवोक, रिवोक का मतलब होता है कैंसल कर सकता हूं। भाई जिसने ऑफर दी है, जिसने ऑफर पहुंचानी है, वो कैंसिल कर सकता है क्या उसको, हाँ कर दे, जब तक कि वो कंप्लीट ना हो जाए। मतलब बहुत सिंपल, वापस इस डायग्राम से देखो, ए ने ऑफर कब दी, 1 अप्रैल को भेजी, ऑफर कब कंप्लीट हो रही है ए के लिए, 5 अप्रैल को। ठीक है, तो वो 5 अप्रैल से पहले क्या कर सकता है, ऑफर कैंसिल कर सकता है। ठीक है, फाइन ना, क्योंकि जिसके पार्ट पे कंप्लीट ही नहीं हुआ, जो चीज जब पूरा ही नहीं हुआ है तो उससे पहले पहले कैंसिल हो सकती है। अब कैसे कैंसिल होगी उसका एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, पहले लैंग्वेज पे आ जाओ वापस। रिवोकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा, मतलब जब आप रिवोक कर रहे हो तो कब रिवोक कर सकते हो, तो पहले तो मैं आपको ना ये टाइम बता देता हूं, टाइम फॉर रिवोकेशन कि कब रिवोक हो सकता है। ठीक है, प्रपोजल कब रिवोक हो सकता है, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। मतलब मेरा प्रपोजल मैं कब रिवोक कर सकता हूं, जब तक, एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्ट, जब तक सामने वाला एक्सेप्ट ना कर ले उस प्रपोजल को, मैं उसको क्या कर सकता हूं, मतलब मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रहा था यहाँ पे, 5 अप्रैल से पहले पहले तो आप ऑफर कैंसिल कर ही सकते हो। ठीक है, प्लस अभी तक उसने 7 अप्रैल तक एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो आप हो सकता है अपना कैंसिलेशन का ऑफर का लेटर उसको 6 अप्रैल को भी भिजवा दोगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी। तो क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी, क्या लिखा है यहाँ पर कि प्रपोजल कब आप कैंसिल कर सकते हो, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हो रही थी, 7 अप्रैल को, तो उससे पहले पहले आप उसका प्रपोजल कैंसिल कर सकते हो। एक्सेप्टेंस कब रिवोक हो सकती है, अगेन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसको अगर एक्सेप्टेंस कैंसिल करनी है, किसको,
बी को जैसे इसने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया, अब उसको कैंसिल करनी है, तो कब तक कैंसिल कर सकता है? 10 अप्रैल तक कर सकता है, क्योंकि 10 अप्रैल तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो बी 10 अप्रैल तक अपनी एक्सेप्टेंस कैंसिल कर सकता है। फाइन, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं कब कंप्लीट माना जाएगा रिवोकेशन। तो जैसे मैंने रिवोकेशन किया, अब कब कंप्लीट होगा मेरे लिए, कब कंप्लीट होगा? तो जिस पर्सन ने रिवोकेशन का लेटर भेजा उसके लिए रिवोकेशन उसी दिन से कंप्लीट हो जाएगा क्या? बिल्कुल उसी दिन से कंप्लीट हो जाएगा जब उसने अपना लेटर ऑफ रिवोकेशन पोस्ट कर दिया। और जिसके ऊपर किया है, जिसको किया है, उसके लिए जब उसकी नॉलेज में आएगा सामने वाले की। एग्जाम्पल से देखो वापस, क्या जैसे ये वाला लेता हूं, बी ने 7 तारीख को क्या भेजा था? लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। और 8 को उसका मन बदल गया, तो 8 को उसने क्या भेज दिया? लेटर ऑफ रिवोकेशन, कि मेरे को एक्सेप्ट जो मैंने किया था उसको मैं कैंसिल कर रहा हूं। अब वो लेटर ऑफ रिवोकेशन वो कर सकता है रिवोक, बिल्कुल कर सकता है। कौन सी तारीख से पहले? 10 अप्रैल से पहले। तो मतलब बी के लिए रिवोक कब हो जाएगा? 8 अप्रैल को ही बी के लिए रिवोक होगा, उसने जिस दिन भेजा लेटर। और ए के लिए रिवोक कब होगा? ए के लिए मान लो वो लेटर उसको 9 तारीख को पहुंचा। किसको? ए को। कौन सा वाला लेटर? रिवोकेशन वाला लेटर, ठीक है। तो 9 को वो रिवोक हो जाएगा। लेकिन इसमें भारी दिक्कत कब आएगी पता है? जब, सुनना, और आपके दिमाग में भी होगा क्वेश्चन, 7 को इसने लेटर भेजा एक्सेप्टेंस का। बी ने कब लेटर भेजा? 7 को एक्सेप्टेंस का। 8 को इसने कौन सा लेटर भेजा? रिजेक्शन का, ठीक है। लेटर पहले कौन सा पहुंच गया? 7 वाला। और बाद में कौन सा पहुंचा? 9 को नहीं पहुंचा, ये पहुंचा 11 को। कौन सा वाला? रिजेक्शन वाला। तो जहां लेटर की बात करें, बाकी तो ये फोन करके बोल देता तो काम चल जाता फटाफट, क्योंकि लेटर आपने भेजा 7 को, आप अगला लेटर 8 को भेजोगे तो हो सकता है वो लेट मिले। तो आप फोन पे बोल दो 8 तारीख को, भैया कैंसिल मान लेना वो लेटर आया तो इसके लिए भी कैंसिल, और इसके पास भी फोन आ गया तो इसके लिए भी कैंसिल, ठीक है। लेकिन आप जब लेटर का ही जमाना था, फोन नहीं थे, तो क्या होता? इसने 8 को ये वाला भेजा। अब पहला लेटर कौन सा मिल गया? ए को एक्सेप्टेंस का लेटर मिल गया 10 को। तो फिर ए के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब 11 वाला लेटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिल चुका है। पहले कौन सा लेटर मिलता? ये मिल जाता। कौन सी तारीख को? 9 तारीख को ये मिल जाता। कौन सा? रिजेक्शन का लेटर। तो रिजेक्शन वैलिड हो गया, फिर 10 वाले लेटर का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी सिचुएशन, दोनों लेटर 10 को पहुंचे, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? जब दोनों लेटर 10 को पहुंचे, तो अब इस सिचुएशन में ये होगा कि जो लेटर वो पहले खोल के पढ़ लेगा वो वैलिड हो जाएगा। तो अगर उसने एक्सेप्टेंस वाला लेटर पढ़ लिया तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट, फिर रिजेक्शन वाले लेटर का कोई मतलब नहीं है। और अगर उसने रिजेक्शन वाला लेटर पहले पढ़ लिया तो रिजेक्शन का हो चुका है, अब एक्सेप्टेंस वाले लेटर का कोई मतलब नहीं है। अब ये प्रूव कौन करेगा? ये कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। हमारे देश में कोर्ट में ही प्रूव करना पड़ता है कि हमने पहले लेटर ये पढ़ा कि वो लेटर पढ़ा। अब आप कैसे भी प्रूव करो, वो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, एविडेंस होने चाहिए, वो सबूत आपको कोर्ट में पेश करना, ठीक है। फाइन। तो लॉजिक वापस देखो, जिस पर्सन ने रिवोकेशन रिजेक्शन किया उसके लिए तो उसी दिन कंप्लीट हो गया जिस दिन उसने उसको अपने लेटर में पोस्ट कर दिया, ठीक है। सामने वाले के लिए कब कंप्लीट हुआ? जब उसकी नॉलेज में आया। और टाइम मैंने आपको बता दिया कि कब रिवोक कर सकते हो। ऑफरर कब रिवोक कर सकता है? 7 अप्रैल तक। और ऑफरी कब रिवोक कर सकता था? 10 अप्रैल तक, ठीक है। एग्जाम्पल वही सेम है लिखा, देखो क्या लिखा है। ए प्रपोजेस बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। ए ने अपना ऑफर दिया कि मेरे को घर बेचना है। बी ने वो एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल बाय लेटर सेंड बाय पोस्ट, मतलब बी ने वापस एक पोस्ट भेजा। तो ये रिवोक कब कर सकता था? जब तक बी ने अपना लेटर पोस्ट नहीं किया तब तक वो कर सकता था, उसके बाद वो भी नहीं कर सकता। और बी रिवोक कब कर सकता है? जब तक वो लेटर किस तक ना पहुंच जाए, ए तक पहुंच जाए, उससे पहले पहले वो रिवोक कर सकता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। और ये वाला बोला पॉइंट जो भी मैंने आपको समझाया, अगर रिवोकेशन का टेलीग्राम पहले पहुंच जाए, ठीक है, या सेम टाइम पे पहुंच जाए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के, ठीक है, तो रिवोकेशन एब्सोल्यूट होगा। अब देखो इसमें फंडा क्या है? टेलीग्राम, आपने क्या भेजा? टेलीग्राम। टेलीग्राम की स्पीड कंपैरेटिवली फास्ट होगी किससे? नॉर्मल पोस्ट से। तो अगर कोई चीज अर्जेंसी में आई है, ठीक है, तो उस केस में उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और रिवोकेशन वैलिड हो जाएगा। लेकिन मैंने आपको बोला दोनों ही अगर पोस्ट से भेजे, दोनों सेम डेट में मिले, तो जो फंडा मैंने आपको बताया वो ध्यान रखना कि जो लेटर पहले पड़ा वो वैलिड होता है। डन। And the last topic of this unit is mode of revocation. आप एक कॉन्ट्रैक्ट को कैसे कैंसिल कर सकते हो
बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, सबसे पहले तो सामने वाले को क्या दे दो, नोटिस कि मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट या मैं अपना ऑफर रिजेक्ट कर रहा हूं, मैं अपनी एक्सेप्टेंस रिवोक कर रहा हूं। एक तो ये तरीका। दूसरा, अभी अपन ने पढ़ा था कि आपने सीमित समय के अंदर, अगर टाइम लिमिट फिक्स है और उस टाइम के अंदर आपने एक्सेप्ट नहीं किया या रीजनेबल टाइम में एक्सेप्ट नहीं किया, तो वैसे भी वो ऑफर लैप्स हो गई, ठीक है, तो वहां पे भी रिवोकेशन अपने आप ही हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट इज बाय लैप्स ऑफ टाइम। क्या लिखा है, द टाइम फॉर एक्सेप्टेंस कैन लैप इफ द एक्सेप्टेंस इज नॉट गिवन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, और अगर टाइम फिक्स नहीं है तो विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, मतलब ऑफर हमेशा सालों के लिए खुली नहीं छोड़ सकते। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, मैं हमने आपको पढ़ाने का ऑफर दिया, आप 2 साल बाद आके बोल रहे हैं हाँ सर पढ़ाओ, ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पर एक राम स्केट विक्टोरिया होटल का दे रखा है कि एक पर्सन ने शेयर के लिए अप्लाई किया था, कब, जून में, ठीक है। ही वॉज नॉट बाउंड बाय एन अलॉटमेंट मेड इन नवंबर। अब कंपनी उसको अलॉट कर रही है शेयर कब, नवंबर में, तो मना कर सकता है भैया जून की एप्लीकेशन का आप अगर अलॉटमेंट नवंबर में करोगे तो मेरी एक्सेप्टेंस नहीं उस चीज पे, क्योंकि आपने बहुत डिले कर दिया उस चीज को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। तीसरा कब हो सकता है, जब कोई कंडीशन जो प्रेसिडेंट कंडीशन थी, प्रेसिडेंट मतलब उस पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए ये शर्तें साथ में पूरी करनी थी। जैसे एग्जांपल वही वाला कि मैंने कार बेची, बोला पेमेंट किससे करना है, चेक से। अब अगर आप वो चेक का पेमेंट नहीं कर सकते, वो कंडीशन पूरी नहीं कर सकते, तो एक तरह से आप एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे हो, आपका प्रपोजल जो मैंने आपको दिया वो एक तरह से रिजेक्ट मान लिया जाएगा। तो एग्जाम्पल देखो, ए ने प्रपोज किया बी को, सेल करना है उस 5 लाख रुपए में, और उसकी शर्त क्या लगाई, प्रोवाइडेड बी वापस ये लैंड उसको किराए पे देगा ए को। तो अगर बी ने किराए पे देने से मना कर दिया तो ए की ऑफर वैसे ही क्या हो गई, कैंसिल, क्योंकि उसने शर्त लगाई थी, शर्त बोली थी साथ में कि ये शर्त साथ में रहेगी ऑफर के। अब एक्सेप्टेंस के समय वो शर्त नहीं मान रहा है ऑफर, तो ऑफरी, तो इसका मतलब है कि वो उसको सर शर्त एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अपनी कंडीशन सारी एक्स्ट्रा डाल रहा है या कंडीशन नहीं मान रहा है जो लगाई गई थी ऑफर में, तो ऑफर वैसे ही कैंसिल हो गई। चौथा, जब मर गया वो व्यक्ति या पागल हो गया, इनसेन हो गया, पागल हो गया, तो ऑटोमेटिकली प्रपोजल रिजेक्ट हो जाता है। भाई मैंने आपको ऑफर किया था मैं आपकी बारात में डांस करूंगा, मैं पागल हो गया, तो उसके बाद मेरा जो ऑफर है वो वैसे ही लैप्स हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, हाँ बस इसमें शर्त ये ध्यान रखना कि जो डेथ है या इंसैनिटी है वो सामने वाले को पता हो जानी चाहिए कि हाँ वो मर चुका है या वो इनसेन हो चुका है। काउंटर ऑफर वाला केस बता दिया था मैंने आपको, ऑफर रखी, आपने वापस कुछ काउंटर ऑफर रख दी, तो ओरिजिनल ऑफर वैसे ही क्या हो गई, रिवोक। फिर बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड, मैंने बोला था मैसेंजर के थ्रू भेजना, आपने ईमेल कर दिया, रिजेक्ट हो गया। और अगर मान लो वो ऑफर ही बाद में क्या घोषित हो गई, इलीगल, ठीक है, फाइन। मैंने आपको बोला था मेरी पूरी 50 लोगों की टीम आएगी जो आपके बारात में डांस करेगी, अब आप लॉकडाउन की वजह से शादी में लोग ही 50 ही आएंगे मैक्सिमम, ठीक है, तो वो बारात निकलेगी नहीं, तो वो ऑफर इलीगल हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि सब्सिक्वेंटली वो चीज करना अलाउड नहीं है ना। तो 8 पॉइंट है कि आपकी ऑफर या एक्सेप्टेंस कब कैसे रिवोक हो सकती है। एक, आप खुद स्पेसिफिकली नोटिस दे दो कि मेरे को नहीं करना है आगे। एक, समय के अंदर अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो खत्म हो गई। एक, आपने जो कंडीशन लगाई गई थी ऑफर में वो पूरी नहीं करी। एक, इंसेन या डेथ हो गई उस व्यक्ति की जिसने ऑफर रखी। काउंटर ऑफर रख ली अगर एक्सेप्टर ने, तो ऑफर रिजेक्ट हो गई। ऑफर वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करी जिस मोड में एक्सेप्ट करने के लिए बोला था, तो रिजेक्ट हो गई। और बाद में ऑफर अगर इलीगल घोषित हो गई तो ये रिजेक्ट मान ली जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनिट नंबर 1। अब इसके हम लोग क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, वो डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। पर ये एक बार यूनिट हम लोगों ने पढ़ ली पूरी, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। ऑफर एक्सेप्टेंस का मोड जो था वो अपन ने डिस्कस कर लिया, एसेंशियल एलिमेंट सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। सो ये है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक यूनिट 1। इसी के बाद फिर अपने जो एसेंशियल एलिमेंट्स बाकी हैं वो बाकी नेक्स्ट चैप्टर्स में आए, ओके।